ओके सो सर्कुलर मोशन, तो अनन्या काफी स्मार्ट हो गई है। ओके अनन्या ने बोला सर आपने है ना किया ही था है ना सर, तो हमको पता चलेगा कि सर्कुलर मोशन पढ़ाने वाले। ठीक है, सबसे पहले ओके सर्कुलर मोशन को हमने डिवाइड किया है दो पार्ट में। So circular motion has been divided into two parts. The first part जिसका नाम है काइनामेटिक्स, and the second part जिसका नाम है डायनामिक्स। ठीक है, सो मेक श्योर करो सर्कुलर मोशन को हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट इज काइनामेटिक्स, सेकंड पार्ट इज डायनामिक्स। काइनामेटिक्स में मुझे बताओ क्या मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ा हुआ है, यानी मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D, जहां पे हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ना बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस करी है, बराबर। सो सेम एग्जैक्टली सेम चीज हम कहाँ पे डिस्कस करेंगे यार, सर्कुलर मोशन में। ठीक है, सो काइनेमेटिक्स इज गोइंग टू डील विद द क्वांटिटीज रिलेटेड टू द मोशन। ओके, सो यहाँ पे हम सर्कुलर मोशन के रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करेंगे। स्पेशली यहाँ पे दो चीज बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करी जाती है अगर मैं बात करूँ तो। एक होता है जिसको मैं बोलता हूँ यूसीएम। यूसीएम काइनेमेटिक्स डायनामिक्स दोनों का पार्ट है, बट यूसीएम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यूसीएम का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, और जो दूसरा पार्ट है जिसको मैं बोलता हूँ नॉन यूसीएम। ऑब्वियसली मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉन यूसीएम का मतलब होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, सो दिस आर द टू थिंग्स जो नॉर्मली हम स्टडी करेंगे। डायनामिक्स में हम लोग जो स्टडी करते हैं वो स्टडी करते हैं अबाउट द फोर्सेस। ओके, आई थिंक आपको पता होगा कि मैंने अगर मोशन इन 1D 2D पढ़ा है तो वो टाइम पे मोहित सर ने आपको एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क, पावर, एनर्जी वो सब पढ़ाया। ओके, सो माय पार्ट वाज काइनेमेटिक्स एंड मोहित सर का पार्ट जो था वो था डायनामिक्स। ओके, सो डायनामिक्स में हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं वेरी टू इंपॉर्टेंट फोर्स। आई थिंक ये फोर्स का नाम आपने सबने सुना होगा, सुना है या नहीं सुना? सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, वेरी फेमस। ओके, एंड देयर इज अनदर फोर्स, कैन यू गेस? देयर इज अनदर फोर्स जो हम पढ़ते हैं, ओके, जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल। ओके, सो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल के बारे में डायनामिक्स में डिस्कस करेंगे, प्लस देयर आर सर्टेन केसेस जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो देखो यार, चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। अब आप अपना सच है ना, एक सजेशन मुझे दो, क्या आपको प्रोजेक्टाइल मोशन कंपैरेटिवली इजी लगा था? वंस है ना, अगर आप चेक करो इंक्लाइन मोशन को छोड़ दो, अगर मान लो वो थोड़ा टफ लगा हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी प्रोजेक्टाइल मोशन काफी है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नथिंग टू, मतलब उतना ज्यादा वो चेंज नहीं करेगा। सर्कुलर मोशन भी वैसा है, सर्कुलर मोशन भी काफी ज्यादा इजी है। ओके, भले आपको लगेगा थोड़ा लंबा चैप्टर है बट काफी इजी है। एंड द गुड पार्ट और द बैड पार्ट दोनों बता रहा हूँ। गुड पार्ट इज इट इज इजी, फॉर्मूला बेस्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक बार समझ गया तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। काइनेमेटिक्स से इतना ज्यादा रिलेटेड है, आज ही समझ जाओगे आप, तो आपको लगेगा कि अगर काइनेमेटिक्स जिसको आता है उसको सर्कुलर मोशन आने ही वाला है। ओके, द बैड पार्ट इज इसके क्वेश्चंस ज्यादा करके मैंने देखा है जेडब्ल्यू मेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो, या स्पेशली फर्स्ट मेंस के बारे में बोलूंगा तो इसमें मैंने देखा है कि इसके क्वेश्चंस जो है ना वो कम होते हैं, मतलब या तो कई बार एक पूछा जाएगा या कोई कोई ऐसा शिफ्ट होता है जहाँ पे सर्कुलर मोशन का कोई क्वेश्चन नहीं होता। ओके, सो उसका रीजन क्यों है? बिकॉज ये चैप्टर है ना नेक्स्ट दो चैप्टर का काइंड ऑफ प्री रिक्विजिट चैप्टर है, मतलब ये चैप्टर अगर आया तो आपका नेक्स्ट चैप्टर जो मोहित सर पढ़ाएंगे वो आएगा।
वन ऑफ द डेडलीस्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। आई थिंक सबने सुना भी होगा, किसी सीनियर ने भी आपको बताया होगा कि यार फिजिक्स में सबसे जो खतरनाक चैप्टर होता है, वन ऑफ द खतरनाक चैप्टर वो होता है रोटेशनल मोशन। ओके, रोटेशनल मोशन का ये प्री रिक्विजिट है। सर्कुलर मोशन जिसको आता है, रोटेशनल मोशन उसके लिए 50% जीत हो जाती है। ओके, सो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसके बाद मैं चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ओके, वो आई थिंक आपने 10th में बहुत सारे बच्चों ने स्किप किया होगा। ओके, वो चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी है, मजा आएगा वैसा चैप्टर है, और उसमें भी सर्कुलर मोशन बहुत ज्यादा यूजफुल है। ओके, सो सर्कुलर मोशन का चैप्टर से क्वेश्चन एक पूछने की प्रोबेबिलिटी है, बट सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट पे आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, दैट्स व्हाई सर्कुलर मोशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब इफ यू सर्च इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ओके, अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर के बारे में सर्च करोगे तो आपको ये चैप्टर मिलेगा ही नहीं। ओके, एनसीईआरटी में ये चैप्टर है ही नहीं। ओके, तो अंकित सर मतलब ये चैप्टर एक्चुअली में अगर पढ़ना है एनसीईआरटी से तो कहाँ पढ़े है यहाँ? तो एनसीईआरटी में ये चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करके दिया है। ओके, ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ। एनसीईआरटी में ये चैप्टर को 3 पार्ट में दिया है। पहला, मोशन इन अ प्लेन। सो आपका मॉड्यूल भी है ना, वैसे डिवाइड करके देगा आपको। तो फर्स्ट जो है ना सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा पार्ट, वो किसमें दिया है? मोशन इन अ प्लेन में दिया है। अच्छा, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सेकंड जो है मोशन इन अ प्लेन के बाद आता है लॉज ऑफ मोशन। थर्ड, WP। सो एनसीईआरटी ने क्या किया? सर्कुलर मोशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया और थोड़ा थोड़ा पार्ट सब में स्प्रिंकल करके दे दिया। ओके, डोंट यू थिंक इससे पढ़ना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा? बिकॉज यहाँ पे थोड़ा पढ़े, फिर आप दूसरे चैप्टर में चलेंगे, फिर वहां थोड़ा पढ़े, फिर दूसरे चैप्टर में चलेंगे, है ना? सो फॉर दिस माई सजेशन विल बी दैट मैं जो भी नोट्स आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए दूँ वो अच्छे से करो। नोट्स आपने अच्छे से बनाए ये चैप्टर के लिए तो फिर आपको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर फिर भी इफ यू वांट कि अंकित सर मुझे कोई रेफरेंस बुक मतलब यूज करनी है टू स्टडी दिस चैप्टर, अगर आपको ऐसा चाहिए तो ये चैप्टर को आप बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हो HCV से। ओके, इसका PDF बहुत इजीली मिल जाता है, बहुत सारे बच्चों ने ले ली है, बट जिन्होंने नहीं ली है तो कोई दिक्कत नहीं है। HC वर्मा बुक में से आप ये पूरा चैप्टर दिया हुआ है तो वहां से पढ़ लग सकते हो, या तो आप DCP से पढ़ सकते हो, DC पांडे करके जो बुक है उसमें भी ये चैप्टर दिया हुआ है। ओके, ये दो मैं तब बोल रहा हूँ जब आपको मेरे नोट्स लगे कि सर मेरे नोट्स से नहीं समझ में आ रहा, मुझे चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, तब जाके ये 2 बुक का रेफर करना। ठीक है, दैट्स इट। सो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू फॉलो। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, द लास्ट पार्ट, अंकित सर आपने एनसीईआरटी में तो बता दिया कि ये चैप्टर कैसे डिवाइडेड है। कैन यू टेल मी कि हमारे टेक्स्ट बुक में, अगर हम HSC बोर्ड दे रहे हैं तो हमारे टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर कैसे डिवाइडेड है? सो लेट्स टॉक अबाउट 12th HSC का पार्ट जो सर्कुलर मोशन में डिवाइड कैसे किया गया है। When we talk about circular motion, this part एक्चुअली में 2 पार्ट में डिवाइड करके दिया है। पहला पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, वो 11th की टेक्स्ट बुक में रखा हुआ है। 11th में एक चैप्टर है जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन करके, उसमें लास्ट में ये पार्ट रखा हुआ है, बहुत ही छोटा पार्ट है, 2 पेज भी नहीं है मुश्किल से, और मोशन इन अ प्लेन में ये थोड़ा पार्ट रखा है। मेजर पूरा ऑलमोस्ट ऐसा समझ लो कि इसका 10% 11th में है और रिमेनिंग जो है वो 12th में है। 12th का पहला चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स, और पूरे का पूरा आपका स्टार्टिंग सर्कुलर मोशन है। तो पता है क्या हुआ, जब मैं आज कोई चीज पढ़ाने वाला हूं ना, तो मतलब आज एक्चुअली में आप काइंड ऑफ प्रमोट हो गए हो 11th से कहां पे? 12th में। मतलब अब आप 12th का चैप्टर, द मेजर फर्स्ट चैप्टर भी आज से पढ़ने वाले हो। ओके, सो इसीलिए ये चैप्टर को क्यों अच्छे से करना है, ये चैप्टर ना कि आपको सिर्फ JEE में आएगा, बट अब से ये चैप्टर आपको बोर्ड्स में भी आएगा, CET में भी आएगा, और सब जगह आने वाला है। ओके, सो दैट्स ऑल। ठीक है, सो
मैंने बताया वैसे ये चैप्टर हमारे मॉड्यूल में भी कैसे दिया होगा मैं आपको गाइड करूंगा, जिस तरह से मैं आपको मॉड्यूल सॉल्व करने के बोलूं वैसे ही सॉल्व करना, अदरवाइज आपको लगेगा बहुत ज्यादा चीजें नहीं समझ में आएंगी। ओके, तो मैं आपको पर्टिकुलर एमसीक्यूज बोलूंगा, वैसे ही आपको सॉल्विंग करना है। ठीक है, मॉड्यूल में एग्जैक्टली एनसीईआरटी की तरह दिया है, इसीलिए मैं बताते जाऊंगा, वैसे आप सॉल्व करते जाओ। ठीक है, चलो, सो इफ दिस इज क्लियर, लेट्स गो टू द स्टार्टिंग ऑफ सर्कुलर मोशन। आप लोग मेरे साथ लिखना स्टार्ट करना। The first quantity which we are going to study is known as angular displacement. So, सबसे पहले पहली क्वांटिटी जो हम स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मुझे एक बात बताओ, काइनेमेटिक्स में हमने तीन मेन क्वांटिटीज पढ़ी थी। पहला था डिस्प्लेसमेंट, दूसरा था वेलोसिटी, तीसरा था एक्सेलरेशन। यस और नो, दिस आर द थ्री मेजर इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज जो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ी। ठीक है, ये तीन मेजर जो क्वांटिटी है, ये तीन मेजर क्वांटिटी के आगे अगर आप लीनियर वर्ड ऐड कर दो, फॉर एग्जांपल लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सेलरेशन, तो ये तीनों क्वांटिटी काइनेमेटिक्स की बन जाती है। बट ये तीनों के आगे मैं लीनियर हटाऊं और वो हटाने के बाद मैं क्या ऐड कर दूं लीनियर के बदले? एंगुलर। ओके, तो सर्कुलर भी ऐड कर सकते थे बट उन्होंने सर्कुलर ना रख के एंगुलर ऐड किया। सो इफ वी ऐड एंगुलर, तो अब तीन क्वांटिटी कैसे बनेगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। समझा या नहीं समझा? सो जैसे वहां तीन है, एग्जैक्टली यहां पे तीन है। ठीक है, जैसे वहां तीन है, एग्जैक्टली यहां पे तीन है। ठीक है, सो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? सो प्लीज राइट डाउन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मेरे साथ ही लिखना सो दैट बाद में ना लिखना पड़े। ओके, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल through which the position vector of moving particle rotates in a given time. So angular displacement is basically the angle through which the position vector of moving particle rotates in a given time. For this, आप इसका एक छोटा सा डायग्राम क्रिएट करना अपने नोटबुक में। So let us say ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है A, this point is B, and this particular angle is theta. This theta is your angular displacement. Okay, easy है, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। थीटा इज बेसिकली जो आपने स्कूल में पढ़ा था, जो एंगल होता था, बस उसी एंगल को अब हम चेंज करके नाम दे रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दैट्स इट। ठीक है, सो कोई नई चीज नहीं है, इट्स द सेम थिंग विच यू हैव स्टडीड इन स्कूल आल्सो। ओके, अच्छा, यूनिट। ओके, सो थीटा समझ में आया? थीटा इज द एंगल बिटवीन द A एंड B। आई होप समझा होगा। फॉर एग्जाम्पल, पार्टिकल A से B गया और 60 डिग्री ट्रैवल किया, सो 60 डिग्री आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ में आया सबको? द 60 डिग्री जो है वो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। बट 60 डिग्री, ओके, 60 डिग्री अब हम यूज नहीं करते। हम डिग्री इज नॉट द करेक्ट यूनिट, बिकॉज मैंने आपको बताया है एसआई में डिग्री इज नॉट द करेक्ट। What is the standard unit? Can you tell me what is the standard unit of measuring the angle? है ना? So हम यूनिट जो यूज करने वाले हैं वो कौन सा है?
रेडियन। ओके, सो जो यूनिट होगा वो हमारे पास है रेडियन। ऑल्सो आप नोट डाउन करना, इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। आई होप सबको समझा होगा। डायमेंशन लेस मतलब इसका L0 M0 T0 है, ठीक है, देयर इज नो L M T। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू असाइन द डायरेक्शन, क्योंकि अगर मुझे डायरेक्शन असाइन करना है तो मैं डायरेक्शन कैसे असाइन करूंगा। द डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। कितने बच्चों ने ये रूल सुना है, हाँ या ना, बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड दिस पर्टिकुलर रूल, यस और नो, है ना, राइट हैंड थंब रूल। सो क्या है राइट हैंड थंब रूल? ओके, सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ फर्स्ट you draw this two diagram also, because to understand right hand thumb rule हमें ये दो डायग्राम बनाने हैं। ओके, अज्यूम करो ये है आपका एक पॉइंट सेंटर, ये भी आपका सेंटर है। ओके, देन इस तरह से एक एंगल बनाओ, अगेन यहाँ पे इस तरह से एक एंगल बनाओ। यहाँ पे पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, सो ये हुआ A, ये हुआ B। यहाँ पे पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ये हुआ A, ये हुआ B। सो इसमें पार्टिकल का रोटेशन ऐसा है, इसमें पार्टिकल का रोटेशन ऐसा है। ओके, नाउ आई हैव सीन दैट, मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि वी हैव टू यूज राइट हैंड थंब रूल। मैं लिखता भी हूँ राइट हैंड थंब रूल, और मैं बोलता हूँ कि टेक योर राइट हैंड एंड अप्लाई द रूल। बच्चे लेफ्ट उठाते हैं, बोलते हैं कि सर मैं लेफ्ट हूं ना, तो मैं राइट ही नहीं यूज करता। तो ऐसा कोई है यहाँ पे, कैन यू डू दैट कि सर मतलब ऐसा राइट हैंड है तो मैं थोड़ी, मतलब मैं तो लेफ्ट ही हूं ना, मैं बचपन से। ओके, सो मेक श्योर करो, है ना, राइट हैंड थंब रूल बोला है तो राइट हैंड थंब रूल ही यूज करना है। अच्छा, बच्चे अभी भी उसमें कंफ्यूज होता है। ओके, अंकित सर ऐसा यूज कर रहे हैं तो मतलब अंकित सर का राइट मेरा लेफ्ट होगा, आई डोंट नो, मतलब उनके दिमाग में क्या क्या चीजें चलती रहती है। ओके, सो प्लीज यार, ओके, राइट हैंड अपना यूज करना है टू अप्लाई द डायरेक्शन। ओके, सबसे पहले क्या करोगे, सर्कल ऐसा घूम रहा है, ओके, तो अपना राइट हैंड लो और अपने फिंगर्स को कर्ल करो। एवरीवन डू दैट। सो अपने फिंगर्स को कर्ल करो और चेक करो कि क्या थंब अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। प्लीज लेट मी नो, सारे बच्चे। ओके, ऐसा जब करोगे तो थंब अपर डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए। ओके, सो अगर आपका थंब अपर डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ओके, सो दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, जिसको हम डी थीटा वेक्टर बोलते हैं। डी थीटा वेक्टर मतलब छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, दूसरे केस में, सेकंड केस में, कैन यू टेल मी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? जैसे फर्स्ट केस में अपवर्ड आया तो सेकंड केस में क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल है। सो इस बार ऐसे घूम रहा है तो अपने हाथ को ऐसा करो, ओके, और चेक करो आपका थंब अभी भी डाउनवर्ड पॉइंट करेगा। यस, ओके। अच्छा, अगर कोई बच्चा बोलेगा सर अभी भी मेरा अप ही पॉइंट हो रहा है, ऐसा करने के बाद भी अभी भी अप पॉइंट हो रहा है, तो चार्ल्स डार्विन ने जो इवोल्यूशन किया था वो कुछ अलग वे में होना चाहिए। ओके, सो मेक श्योर करो कि अभी इस बार डाउनवर्ड ही होना चाहिए, ठीक है, थंब सबका यहीं पे होगा। ओके, सो मेक श्योर करो इसमें गलती ना हो, ठीक है। सो दिस इज द डी थीटा वेक्टर, एंड ये हो गया आपका सेकंड केस। अच्छा, जयनम करिया बेटा, काफी ज्यादा उठ रहे हो बेटा, अभी आओगे ना मंडे को? ओके, फिर मैं आपका थोड़ा वाइवा लेता हूँ क्लास में। ओके, फिर देखते हैं, ओके, फिर समझा या नहीं समझा। ओके, ओके, चलो, सो आई होप डायरेक्शन कैसे असाइन करना सबको क्लियर हो, है ना, डी थीटा वेक्टर ए और बी के केस में। ओके, एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट?
नो डाउट? ओके, अच्छा नाउ कौन सा स्टेटमेंट आप स्कूल के टाइम में, सर कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या, नीरज यादव पूछ रहा है। यस बेटा, है ना तरीका, स्किप करो, ये टॉपिक को स्किप करो। ओके, दिस इज द इजीएस्ट थिंग विच वी कैन डू। ओके, सो ऑब्वियसली कोई दूसरा तरीका, जो राइट एंड थंब रूल बनाया तो बनाया है ना, तो उसमें थोड़ी हम चीजें चेंज कर सकते हैं। ओके, ऐसा सो मेक श्योर करो कि आना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट। ओके, अब बहुत सारे बच्चे आपको पता होगा कि जब आप स्कूल में कोई चीज नहीं पता होती, ओके, जब आपको स्कूल में कोई चीज नहीं पता थी तो एक सबसे खतरनाक वाला स्टेटमेंट आप लिखते थे स्टार्टिंग में, ओके, जिससे एग्जामिनर को लगता था कि यार ये बच्चा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। ओके, सो मैं वो स्टेटमेंट लिखने वाला हूं, आप भी मेरे साथ लिखना, वी नो दैट। ओके, सही बात है यानी, वेन एवर वी डोंट नो एनीथिंग, ओके, जब भी कुछ नहीं पता होता तब स्टार्टिंग इससे ही होती है, वी नो दैट। ओके, सो प्लीज नोट डाउन, वी नो दैट। ओके, S इज इक्वल टू आर थीटा। हाँ, अब ये लिखा तो सही, पर सच बताओ ये पता है या नहीं पता? आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। अच्छा, नहीं पता है तो लिखो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मुझे तो स्कूल में पढ़ा था यार, आर्क लेंथ, ये नहीं पढ़ा है तो मतलब आपको स्कूल में फिर कौन से स्कूल में थे सारे यार, मैसेज करो यार, थोड़ा कंप्लेन करना पड़ेगा। ओके, सो आर्क लेंथ, ओके, एस, हाँ, इज इक्वल टू आर थीटा। आर इज रेडियस, ओके, और ऑब्वियसली थीटा इज एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यार आपको वो 2 पाई आर थीटा इंटू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर बोले तो वो वन एंड द सेम थिंग हुई या नहीं हुई? मतलब वो तो एस इक्वल टू आर थीटा ही हुआ ना। आप बोलो सर मुझे एस इक्वल टू आर थीटा नहीं सिखाया था, मुझे एल इज इक्वल टू आर थीटा सिखाया था। ओके, ये भी क्या आंसर है, मतलब घोंचू। ओके, आपका नाम फॉर एग्जाम्पल जो भी हो, घर पे कुछ अलग नाम भी बुलाते होंगे ना, बट आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है क्या? जैसे आपका नाम कुछ है और घर पे गोलू बुलाता है, तो गोलू और वो दोनों सेम ही हो ना, इंसान थोड़ी चेंज हो जाता है। ओके, वैसा तो वैसे ही। ओके, सो एस इज इक्वल टू आर थीटा बोले, एल इक्वल टू आर थीटा बोले, मतलब पढ़ा तो होगा ही होगा ही। ठीक है, चलो, सो एस इज इक्वल टू आर थीटा, अगर नहीं पता तो लिखो अब। ओके, एंड इसका जो वेक्टर नोटेशन है वो भी नोट डाउन करना। द वेक्टर नोटेशन इज ds वेक्टर इज इक्वल टू d थीटा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। So ds vector is equal to d theta vector cross r vector। चलो, इतना लिख के हो जाए सो मैसेज करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। okay. चलो आगे, सेकंड। नाउ द सेकंड पॉइंट you have to write down is angular velocity। और ब्रैकेट में लिखना ओमेगा। यस, सो ओमेगा, दिस इज नॉट डब्ल्यू। ओके, बच्चे बोलते हैं सर डब्ल्यू है का, नहीं, ये क्या है, ओमेगा है, और ये ग्रीक लेटर है। ओके, ऑब्वियसली आजकल काफी ट्रेंड है ना, मतलब WHO का ट्रेंड चल रहा है, नवंबर दिसंबर आता है तो फिजिक्स सिखाना है पूरे वर्ल्ड को, सो एक नया ग्रीक लेटर सिखा देते हैं। ओके, लास्ट ईयर डेल्टा सिखाया था, तो हमारे मम्मी पापा को भी डेल्टा आ गया, इस बार ओमिक्रॉन सिखा रहे हैं। ओके, वैसा, सो मेक श्योर करो कि वो लोग चाहते हैं कि आप फिजिक्स में आगे बढ़ते रहो।
पूरा वर्ल्ड फिजिक्स में आगे बढ़े, सिर्फ आप ना सीखो। ओके, सो वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या है? ओमेगा। ठीक है, चलो। सो जैसे हमने वहां पे भी पढ़ा था वैसे यहाँ पे भी पढ़ना है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। पहला है जिसको बोलते हैं ओमेगा एवरेज, आई होप सबको याद होगा। सेम चीज मैंने वहां पे भी करवाई थी, तो मतलब को रिलेशन आपको समझना चाहिए। ओके, वहां पे आपने फॉर्मूला लिखा होगा वी एवरेज वेक्टर इज इक्वल टू S2 वेक्टर माइनस S1 वेक्टर अपॉन T2 माइनस T1, है ना? सेम चीज यहाँ पे भी लिख रहा हूं मैं। ओके, और दूसरा आपको याद होगा हमने लिखा था V इंस्टेंटेनियस, है ना? तो वैसे यहाँ पे भी होगा ओमेगा इंस्टेंटेनियस। सो ओमेगा इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? d थीटा अपॉन dt। सो ओमेगा इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला है d थीटा वेक्टर अपॉन dt। ओके, उसके बाद obviously we have to talk about the unit. Everyone, can you tell me what will be the unit of omega? काफी सिंपल है। The unit of omega will be what? मीटर पर सेकेंड। गलत, मीटर पर सेकेंड तो वेलोसिटी का था, लीनियर वेलोसिटी का। बॉमिक करेक्ट आंसर है, एवरीवन पे दो। सोचो थीटा का यूनिट क्या है और टी का यूनिट क्या है, जिसको समझ में आ गया उससे बन जाएगा। सो थीटा का यूनिट है रेडियन, टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। ओके, द यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। ओके, if we talk about the dimension, okay, डायमेंशन बहुत सिंपल है। इसके डायमेंशन होंगे L0, M0, T जो होगा वो होगा -1। ठीक है, so L0, M0, T -1 is the dimension. And if we talk about the direction, so direction इसका काफी सिंपल है once you understand angular displacement. Okay, इसमें भी आपको यूज करना है राइट हैंड थंब रूल ओनली। सो लिख के रखो राइट हैंड थंब रूल, एंड यहाँ पे आप लिख के रखना ओमेगा वेक्टर इज इन सेम डायरेक्शन omega vector is in same direction as that of theta vector. So omega vector और आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होता है। सो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं यहाँ पे एक चीज कर लूंगा। आपके पास डायग्राम होगा, प्लीज यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ये एक्सटेंशन कर देना अपने ऊपर वाले डायग्राम में ही, और यहाँ पे दिखा देना ओमेगा वेक्टर ऐसा करके, और यहाँ पे दिखा देना ओमेगा वेक्टर ऐसा करके। सबको समझाना क्या करना है, मतलब जो डायरेक्शन में डी थीटा वेक्टर होता है वही डायरेक्शन में ओमेगा वेक्टर भी होता है। सो डी थीटा वेक्टर अपवर्ड्स है तो ओमेगा भी अपवर्ड, डी थीटा वेक्टर डाउनवर्ड्स तो ओमेगा भी डाउनवर्ड्स। ओके, एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट? कुछ पूछना है? ओमेगा एवरेज, ओमेगा इंस्टेंटेनियस, यूनिट, डायमेंशन एंड डायरेक्शन। ओके, ओके, नाउ अगर कोई डाउट नहीं है तो वी कैन राइट डाउन दैट इन स्केलर फॉर्म omega is equal to d theta upon dt. Therefore, d theta is equal to omega dt. Now यहाँ पे मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ दोनों साइड पे।
ठीक है, अब देखो, अज्यूम करो कि मैं ये पॉइंट से सर्कल स्टार्ट कर रहा हूं और घूम के वापस वही सर्कल पे आ रहा हूं, बराबर? हाँ नीरज, मतलब अगर सर्कल ऐसा जा रहा है तो या ऊपर होगा नीचे होगा। सबको समझ में आ रहा है ना डायरेक्शन असाइन करने का तरीका? अगर सर्कल ऐसा है, सर्कल ये प्लेन में है, तो या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। क्लियर है सबको? अगर सर्कल ऐसा है ये प्लेन में, तो या तो यहाँ पे होगा या तो पीछे होगा। सबको विजुलाइज हो रहा है? सबको क्लियर है? ओके, सो एंगल पे कब होगा? ओके, एंगल पे कब होगा? जब आप बेसिकली अपना सर्कुलर मोशन को एंगल पे रखो, है ना? जब आप छोटे थे तो पता है आप वो जब शादियों में जाते थे तो वो पता है वो एक स्टिक होता था और उसपे ऐसा घूमने वाला कुछ रहता था, याद है? अभी भी आजकल मिलता है, शादियों के बाहर जाते हो तो कोई कोई शादियों में वो बाहर वो बैठे रहते हैं, जैसा नो। सो नॉट कैंडी, वो घूमता है ना पूरा, हवा की वजह से वो घूमता है, लाइक विंड मिल जैसा, है ना? लाइक अ विंड मिल। ओके, सो है ना, जैसे मान लो कि अगर वो स्टिक को आपने ऐसा पकड़ा है, वो ऐसे घूम रहा है, ओके, तो आपका ऐसा कुछ होगा। पर स्टिक को ऐसा ना पकड़ के आपने टेढ़ा पकड़ा, कुछ ऐसा पकड़ा, तो वो जो प्लेन में सर्कल है उसके परपेंडिकुलर आपका ओमेगा या थीटा का डायरेक्शन होगा। आई थिंक बहुत सिंपल वर्ड्स में समझा दिया, ठीक है ऐसा। ओके, चलो अब मुझे बताओ कि डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी है ना? सो अगर एक सर्कल कंप्लीट हुआ, इफ यू कंप्लीट वन सर्कल, तो मैं कितना डिग्री से घुमा हूं? कैन यू टेल मी? इफ आई कंप्लीट वन सर्कल, तो मैं कितना डिग्री से घुमा हूं, है ना? बहुत अच्छा। सो अगर मैंने एक सर्कल कंप्लीट किया तो मैं कहां से घुमा हूं? 360 डिग्री। 360 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू कितना रेडियन? 360 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू कितना रेडियन? कैन यू टेल मी? 360 डिग्री के करस्पॉन्डिंग रेडियन कितना होता है? ये तो बहुत सिंपल है, आना चाहिए सबको। सो आंसर करो। 360 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू, बहुत अच्छा, इट करस्पॉन्ड्स टू 2 पाई। ओके, सो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा कैपिटल T। ओके, अब डी थीटा का जो इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा थीटा, यहाँ पे हो जाएगा अपर लिमिट 2 पाई, लोअर लिमिट 0, ओमेगा कांस्टेंट है बाहर निकालो, डी टी का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, अपर लिमिट कैपिटल T, लोअर लिमिट 0। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। सो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, LHS बनेगा 2 पाई, RHS बनेगा ओमेगा, मल्टीप्लाई बाय टी के बदले कैपिटल T। देयरफॉर ओमेगा का आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाएगा, विच इज 2 पाई अपॉन कैपिटल T। कितने बच्चे एग्री करेंगे कि अंकित सर हमने 1 अपॉन टी को कहीं ना कहीं पढ़ा है स्कूल में? व्हाट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड इज नोन एज वेरी फेमस थिंग। टाइम का उल्टा क्या होता है? पीयूष बहुत अच्छा है, एवरीवन पे आंसर करो बेटा, बहुत सही जा रहे हो। 1 अपॉन टाइम को क्या बोलते हो? यस, सो 1 अपॉन टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। 1 upon time is known as frequency. So ओमेगा को कई बार इस फॉर्म में भी बताया जाता है। ओमेगा इज 2 पाई बाय कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई F। कैपिटल T को बोलता है टाइम पीरियड और F को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कितने बच्चों को पता है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? क्या होता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट? अगेन बहुत फेमस है, साइंटिस्ट के नाम से है। ओके, सो फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो होता है वो होता है 1 अपॉन सेकेंड। मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड में भी सोचूं 1 अपॉन सेकेंड, या तो होता है हर्ट्स। ओके, अब आता है बहुत सारे जगह पे
जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये 1/सेकंड या हर्ट्ज में नहीं देते, दे विल गिव यू इन आरपीएम, है ना, सही बोला बेटा, दे विल गिव यू इन आरपीएस एंड दे विल गिव यू इन सीपीएस। आप बोलोगे सर व्हाट इज आरपीएम, आरपीएस या सीपीएस? आरपीएम का फुल फॉर्म है रिवॉल्यूशन पर मिनट। ओके, आरपीएम का मतलब है रिवॉल्यूशन पर मिनट। आरपीएस का मतलब है रिवॉल्यूशन पर सेकंड। आई थिंक सब लोग एग्री करोगे, है ना। आरपीएस का मतलब है रिवॉल्यूशन पर सेकंड और सीपीएस का मतलब है साइकिल पर सेकंड। सीपीएस का मतलब है साइकिल पर सेकंड। अच्छा, और एक चीज आपके साथ ऑब्वियसली डिस्कस करूंगा, कई बार 1 आरपीएम को कन्वर्ट करने को बोलते हैं वो लोग। सो 1 आरपीएम इज 1/60 आरपीएस। सो ये कन्वर्जन याद रखना, कई बार यूज हो जाता है। 1 आरपीएम इज 1/60 आरपीएस। ओके, कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट सब्सटीट्यूट इन मिनट, मिनट टू सेकंड कन्वर्जन इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड। ओके, सो इतना लिखो, ये सारी चीजें जितनी बताई है सेकंड पेज में, दिस इज ऑल रिलेटेड टू एंगुलर वेलोसिटी। ओके, सो प्लीज राइट डाउन। स्मॉल टी को व्हेन यू रिप्लेस विथ कैपिटल टी, आई थिंक पता होगा ना इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है। स्मॉल टी के पहले अपर लिमिट डालते हैं माइनस लोअर लिमिट डालते हैं। सो मैंने स्मॉल टी के पहले अपर लिमिट। वैसे ही जब मैं एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करूंगा तो मैंने एक सर्कल कंप्लीट किया, तो एक सर्कल कंप्लीट किया मतलब मैंने एक पूरा टाइम लिया। सो एक जितना टाइम मुझे एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए लगता है उसी को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इसीलिए मैंने 0 से कैपिटल टी। ऐसा, चलो मैसेज करो डन करके, सो दैट थर्ड क्वांटिटी पे चलते हैं, क्योंकि अभी हमारा एंगुलर वेलोसिटी हो चुका है। ओके, सो लेट्स गो टू द थर्ड क्वांटिटी। द थर्ड क्वांटिटी, ओके, हाँ थोड़ा फास्ट लिखो ध्रुव, आज कंप्लीट करना बेटा, ठीक है, मतलब थोड़ा टाइम कम है हमारे पास। तो थर्ड क्वांटिटी जिसका नाम है एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसके लिए सिंबल यूज किया है अल्फा। ओके, द सिंबल एंगुलर एक्सेलरेशन का है अल्फा। इसमें भी दो क्वांटिटी ऑब्वियसली पढ़नी है। सो पहला होता है अल्फा एवरेज। अल्फा एवरेज का फॉर्मूला है ओमेगा 2 वेक्टर माइनस ओमेगा 1 वेक्टर अपॉन T2 माइनस T1। सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड, जिसका नाम है अल्फा इंस्टेंटेनियस। फॉर्मूला सबको पता होगा, तो फॉर्मूला इज डी ओमेगा अपॉन dt। ठीक है, सो दिस आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं कुछ फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, फिर मैं यूनिट लिखवा रहा हूँ, फिर डायमेंशन लिखवा रहा हूँ, ओके, फिर डायरेक्शन लिखवा रहा हूँ। आई होप समझ में आ रहा है। ऐसा सेम हमने एंगुलर वेलोसिटी में भी किया। ओके ओके, तो सेम चीज यहाँ पे भी हमें करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिट। तो कैन यू टेल मी अगेन, थोड़ा सोचो और बताओ अल्फा का यूनिट क्या होगा। और सिंपल है काफी, इट्स वेरी सिंपल। वंस यू अंडरस्टैंड
अभी तक का जो भी डिस्कशन है, तो अल्फा का यूनिट भी फाइंड करना काफी सिंपल है। यस, बहुत सही। ओके, सो अल्फा का यूनिट है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत अच्छा। आएगा है ना, वो मैं सब लिखाना रहा हूँ। उसके बाद डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। सो डायमेंशन हो जाएगा L0 M0 T - 2। ओके, नाउ डायरेक्शन। अब प्रॉब्लम है डायरेक्शन का, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मेक श्योर करो कि ये अच्छे से समझो। ओके, सबसे दिक्कत मैंने देखा है बच्चों को डायरेक्शन में होती है अल्फा में। ओके, सो मेक श्योर करो जो मैं समझा रहा हूँ वो क्लियरली समझना। अज्यूम करो आपके पास अगेन 2 सर्कल है, ये आपको वापस ड्रॉ करना पड़ेगा इस बार। दोनों का डायरेक्शन जो है घूमने का, दोनों सर्कल का, वो ऐसा ही है। ठीक है, एक ऐसा घूम रहा है और दूसरे में भी ऐसा घूम रहा है। ठीक है, कितने बच्चे एग्री करेंगे कि दोनों केस में ओमेगा का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, हाँ या ना? काफी सिंपल है ये तो, आई थिंक सबको समझ गया होगा दैट ओमेगा वेक्टर इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। पर दोनों केस में डिफरेंस क्या है? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, दोनों में ओमेगा ऊपर है, तो दोनों केस में डिफरेंस क्या है? जो पहला केस है उसमें मॉड ओमेगा जो है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा, वो इंक्रीज हो रहा है। और जो दूसरा केस है उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब सोचो, जब मॉड ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि आपका फैन अभी बंद है और आपने फैन चालू किया, सो धीरे धीरे करके वो अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। आर यू गेटिंग? दिस इज द क्लासिक केस। ओके, सो जब अपनी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, तो क्या मैं बोलूंगा कि मेरा जो सर्कुलर मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, मतलब अब एक्सेलरेशन बढ़ते जा रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ते जा रही है काइंड ऑफ, बराबर। हेंस जो अल्फा का डायरेक्शन है वो सेम होगा ओमेगा के डायरेक्शन में। सो अल्फा और ओमेगा कौन से डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में है। ओके, सेकेंड केस में ओमेगा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डाउनवर्ड का मतलब है डिक्रीज होना। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होता है, सर आपने तो नीचे एरो बनाया था ना, अरे उसका मतलब है डिक्रीज होना, और ऊपर का मतलब है इंक्रीज होना। तो सेकेंड केस में ओमेगा डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होना मतलब क्या है? अभी फैन चल रहा है और आपने स्विच ऑफ किया, जैसे स्विच ऑफ किया तो धीरे धीरे करके वो अपनी स्पीड को कम करेगा। अब स्पीड कम हुई मतलब कैन वी से आपका फैन डी एक्सेलरेट हो रहा है, रिटार्डेशन काइंड ऑफ थिंग। और रिटार्डेशन क्या वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है ना? रिटार्डेशन जो भी होगा वो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसीलिए बच्चा इस केस में अल्फा का डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में होगा? कॉमन सेंस भी बोलेगी अल्फा विल बी इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो पहले केस में ओमेगा और अल्फा सेम डायरेक्शन में है, और सेकंड केस में ओमेगा और अल्फा ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो कैन वी से लाइक दिस कि अगर ओमेगा इंक्रीज होता है, इफ mod omega increases, this implies alpha and omega are parallel to each other, और सेकंड केस में जो ये वाला केस है, mod omega decreases, so you can say alpha and omega are
कैन यू टेल मी क्या लिखोगे? फर्स्ट केस में तो पैरेलल लिखा, सेकंड केस में क्या लिखूं? हाँ, तो ऑपोजिट का है ना, पैरेलल का काइंड ऑफ ऑपोजिट होता है एंटी पैरेलल। So alpha and omega are anti-parallel to Z. Okay. Any doubt regarding the direction? कुछ पूछना है? Okay, no doubt. तो फिर यार लास्ट चीज बताओ, if omega is constant, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? कॉमन सेंस से बताइए। अगर ओमेगा ही कांस्टेंट हो गया तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? यस, इन दैट केस अल्फा इज 0 एंड दिस इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो लिख लो इतना यार। आई थिंक ये था अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन। सो एनी डाउट अगर है तो पूछो, एल्स आपका लिख के हो जाए तो मैसेज करो, डन करो। आई थिंक सब लोगों ने, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने लिखा है, तो लेट्स गो अहेड। फोर्थ पॉइंट आपको लिखना है। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ फोर्थ, रिलेशन बिटवीन v vector and omega vector. So ये काफी इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन v वेक्टर एंड क्या है? ओमेगा वेक्टर। सो इसका स्टार्ट कुछ इस तरह से ही करेंगे, कॉन्फिडेंट होके दैट वी नो दैट, और इस बार हम स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा यूज करने वाले हैं? इसको। दिस इक्वेशन इज गोइंग टू बी अवर स्टार्टिंग पॉइंट। ds vector is equal to d theta vector cross r vector. So let's write down ds vector is equal to d theta vector cross r vector. अब मैं दोनों साइड पे dt से डिवाइड करूंगा, तो दिस विल लुक लाइक दिस, ds vector upon dt is equal to d theta vector upon dt cross r vector. अब ये बताओ कि ds वेक्टर अपॉन dt क्या होगा? कैन यू गेस? काफी सिंपल है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम? वेलोसिटी। सो v वेक्टर आ गया, एंड d थीटा वेक्टर अपॉन dt, d थीटा वेक्टर अपॉन dt. सो व्हाट इज दिस? कैन यू टेल मी? d थीटा वेक्टर अपॉन dt क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये भी मैंने आज ही लिखवाया, अभी लिखवाया। ओके, सो v वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। सो दिस पर्टिकुलर जो आपने अभी जस्ट डिराइव किया, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, यही है the relation between v vector and omega vector.
You will not believe this derivation comes in board exam for 2 marks. मतलब ये डेरिवेशन, खतरनाक डेरिवेशन 2 मार्क के लिए पूछा जाता है. ओके, कर पाओगे ना, डरोगे नहीं ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो बोर्ड्स में. ओके, कि अंकित सर मतलब इसके लिए 2 मार्क मिल रहे हैं क्या, फ्री में बांट रहे हैं क्या ये लोग. ओके, 3 लाइन में 2 मार्क का डेरिवेशन हो रहा है. ऑब्वियसली आपको पता होगा बोर्ड्स है तो मिर्च मसाला डालना आपका काम है. यस और नो? मिर्च मसाला समझते हो? फ्रॉम द इक्वेशन 1, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस, ओके, एंड दिस काइंड ऑफ थिंग. जो बोलते हैं ना, मम्मी आपको नॉर्मल भी चाहे तो कोई चीज दे सकती है, बट मम्मी कोई चीज आपके सामने परोसती है तो उसके ऊपर धनिया, ओके, उसके बाद कुछ अलग, फिर कुछ बहुत सारी चीज लेके आपको दिखाएंगी. बस वैसे ही आपको सेम करना है. ओके, डेरिवेशन 3 लाइन का होगा, पर उसको 3 से 10 लाइन में कौन कर पाएगा? जो अच्छा स्टोरी टेलर होगा वो. ओके, सो स्टोरी आपको बोर्ड एग्जाम को क्रैक करना है तो यू हैव टू बी अ गुड. ओके, आपको स्टोरी टेलर बनना है तो आपको क्या करना है? यू हैव टू बी अ गुड स्टोरी टेलर और अ नरेटर. ठीक है, तो बस ये चीज आपको आनी चाहिए. अच्छा, मेक श्योर करो dt एक ही डिवाइड हुआ है दोनों साइड, है ना. 2 बार डिवाइड करेंगे तो मैं दोनों के नीचे ही लिख रहा हूँ. समझ में आया ना सबको? r वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर है, उसके नीचे dt नहीं आएगा. ओके, सो मेक श्योर करो ये गलती ना हो सबकी. ओके, सो v वेक्टर इज ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर. ऑब्वियसली अगर हमें इसका स्केलर फॉर्म चाहिए, सो स्केलर फॉर्म होता है v इज इक्वल टू r ओमेगा. ठीक है, सो लिख के रखो v इज इक्वल टू क्या हो जाता है? r ओमेगा इज द स्केलर फॉर्म. ऑल्सो कोई भी बच्चा अगर फ्यूचर में मैं पूछूं v वेक्टर का फॉर्मूला बोलो तो वो ऐसा नहीं बोलेगा सर इट इज r वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर. और अब बोलोगे सर 1 into 2 and 2 into 1 तो सेम ही होता है ना सर. मतलब आप मतलब सर ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मैं यूज नहीं कर सकता? तो आई थिंक आपको पता होगा कि ये स्केलर प्रोडक्ट नहीं है, ये वेक्टर प्रोडक्ट है. यस और नो? वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन चेंज हो जाता है. मतलब ओमेगा क्रॉस आर और आर क्रॉस ओमेगा का मतलब डिफरेंट है. एक अगर मान लो डायरेक्शन ऐसा है तो दूसरा डायरेक्शन ऐसा है. ओके, सो फिक्स है ओमेगा क्रॉस आर ही होता है. एंड सबको क्रॉस प्रोडक्ट लेना आता है या नहीं आता? आई थिंक आपको डिटर्मिनेंट वाला मेथड सिखाया होगा. ओके, कौन सा मेथड? ये वाला मेथड. यस और नो? सो ये लिख के रख रहा हूँ इनकेस आपको आई जे के लिखते हो सब लोग. ठीक है, फिर यहाँ पे होता है ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, फिर यहाँ पे होगा R1, R2, R3. आपको नंबर्स देंगे, है ना, टेंशन नहीं लेना. इट विल बी लाइक 2i प्लस 3j प्लस 5k, है ना. फिर R दिया होगा -5 प्लस समथिंग समथिंग, और फिर आपको v वेक्टर कैलकुलेट. ठीक है, सो बस यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस. ओके, चलो क्लियर है यहाँ तक? तो लेट मी नो. नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ मैं. यस, लिख लो और बताओ. ओके, चलो फिफ्थ टॉपिक इज बेसिकली आज के लिए लास्ट है, बिकॉज इसके बाद हम सम्स करेंगे, तो ये टॉपिक जल्दी कर लेते हैं. फिफ्थ टॉपिक इज मोशन विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन. So motion with constant angular acceleration is the next topic. इस टॉपिक के लिए आप अपने पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना. यहाँ पे हम काइंड ऑफ एक डिस्टिंग्विश के फॉर्म में लिखेंगे.
क्योंकि ऐसे में आपको बहुत अच्छे से समझेगा। लेफ्ट में आपको लिखना है ट्रांसलेशनल स्लैश लीनियर मोशन, राइट में आपको लिखना है सर्कुलर मोशन। और अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला की लिस्ट दूंगा कंपैरिजन के फॉर्मूले में। मतलब हमने लीनियर मोशन में सारे फॉर्मूला पढ़े हैं और ऐसा सर्कुलर मोशन में सेम वे में हमें फॉर्मूला को चेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले डू यू नो दिस फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस at। ये फॉर्मूला सबको पता है, v इज इक्वल टू u प्लस at, बराबर। ओके, इसमें v कौन सी वेलोसिटी होती है? इसमें v कौन सी वेलोसिटी होगी? फाइनल ना। और u कौन सी होगी? इनिशियल, बराबर। तो ऐसा यहाँ पे भी फॉर्मूला होना चाहिए या नहीं? ऐसा यहाँ पे भी फॉर्मूला होना चाहिए या नहीं, बराबर। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी है, तो यहाँ पे होगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। आई होप सबको समझा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। आई हैव रिप्लेस्ड v विथ ओमेगा, u विथ ओमेगा नॉट, a विथ अल्फा, t और t ही रहा। समझा या नहीं समझा? सो ओमेगा नॉट आपका इनिशियल हो जाएगा। मैंने काइनेमेटिक इक्वेशन में रिप्लेसमेंट किया है, v को ओमेगा से, u को ओमेगा नॉट से, a को अल्फा से, t ही रहेगा। रिलेशन समझा दोनों में? फर्स्ट काइनेमेटिक और लीनियर, और यहाँ पे फर्स्ट सर्कुलर, है ना। जिसको समझा अब से वो सेकंड अपने आप कर पाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, सेकंड इक्वेशन था आपके पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, सोचो s के बदले किससे रिप्लेस करोगे? s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था, तो यहाँ पे s का रोल कौन प्ले कर रहा है? ओके जतिन, बहुत अच्छा बेटा, एवरीवन का आंसर करो। s का रोल कौन प्ले कर रहा है? थीटा। बहुत अच्छा। ओके, u का रोल प्ले करेगा ओमेगा नॉट, t का रोल t प्ले करेगा प्लस हाफ हाफ होगा, a का रोल प्ले करेगा अल्फा, t का रोल प्ले होगा t। सो देखो डायरेक्टली हो गया, थीटा इज ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। इजी लग रहा है या नहीं लग रहा? वंस यू अंडरस्टैंड द रिलेशन, इट इज अ वेरी वेरी केक वॉक। कुछ नहीं है, यहां से यहाँ पे सिर्फ जा रहे हैं। ओके चलो, अगर समझ में आ रहा है तो तीसरा ये खुद से करो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके वापस, सो v के बदले वी हैव टू सब्स्टिट्यूट ओमेगा स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू u है तो इस बार u के बदले सब्स्टिट्यूट करेंगे ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 रखेंगे, a के बदले अल्फा डालेंगे और s के बदले थीटा डालेंगे। देखो अपने आप फॉर्मूला चेंज होते जा रहा है, ओमेगा स्क्वायर बिकेम ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। फोर्थ इक्वेशन सबको याद होगा, एसेंथ का फॉर्मूला भी मैंने आपको डिराइव करवाया था। ओके, u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1। वैसे ही यहाँ पे भी हम यूज करेंगे फोर्थ वन, s nth था तो यहाँ पे यूज करेंगे थीटा nth, क्योंकि s को रिप्लेस थीटा से करना है। u को रिप्लेस करेंगे ओमेगा नॉट से, प्लस a को रिप्लेस करेंगे अल्फा बाई 2 से, ब्रैकेट हो जाएगा 2n माइनस।
समझ में आ रहा है ना पक्का? किसी को ऐसा नहीं लग रहा है कि अंकित सर भगा रहे हैं? देखो सिंपल है, इसीलिए मैं ऐसा लिखवा रहा हूँ, ठीक है? सिर्फ को रिलेशन है, दैट इज द ओनली थिंग, ओके? देयर इज अ को रिलेशन, ओके? फिफ्थ वन, मैं आपको और एक शॉर्टकट दे रहा हूं। ये एक्चुअली फॉर्मूला तभी हमने डिस्कस नहीं किया था, अब डिस्कस करवा रहा हूं। ये भी कई बार यूज हो सकता है। आप s को ऐसा भी लिख सकते हो, u प्लस v डिवाइड बाय 2 द होल थिंग मल्टीप्लाई बाय टाइम, ओके? ये भी फॉर्मूला काफी यूजफुल है, ओके? तो वैसा यहाँ पे भी आप सेम चीज कर सकते हो, ओके? थीटा, एस के बदले थीटा डालोगे, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी है तो डालोगे ओमेगा नॉट, प्लस v इज द फाइनल वेलोसिटी तो डालोगे ओमेगा डिवाइड बाय 2 एज इट इज डालोगे, और टाइम तो टाइम ही रहेगा, सब्स्टिट्यूट टाइम, ओके? सिक्स्थ, ओके, सिक्स्थ वाला जो फॉर्मूला है वो दो पार्ट में मैं साथ में लिखने वाला हूं। क्या आपको याद है सबको? v होता था ds अपॉन dt, डू यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला? जब भी डिस्प्लेसमेंट दिया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और वेलोसिटी फाइंड करना है तो v इज ds अपॉन dt, या वैसे एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है तो वी हैव टू यूज द फॉर्मूला dv अपॉन dt, एंड समटाइम्स वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ना दिया हो तो हम ये यूज करते हैं v dv by ds, ओके? सो वी यूज द फॉर्मूला v dv by ds, ओके? तो सेम वे में देखो हम पूरा रिप्लेस करेंगे, v को रिप्लेस करेंगे ओमेगा से, s को रिप्लेस करेंगे थीटा से, सो ओमेगा हो गया d थीटा अपॉन dt, a हो जाएगा अल्फा, फिर dv बाय dt है तो उसको लिखेंगे d ओमेगा बाय dt, v के बदले अगेन ओमेगा, ये लिखेंगे d ओमेगा, और s के बदले थीटा, हो गए। दिस इज बेसिकली द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने अभी लिखवाया है। ये आपका मेन फॉर्मूला लिस्ट बन गया आज के लेक्चर का। इसके बेसिस पे ही सम्स फर्स्ट काइंड के बनते हैं। नोट डाउन करो, कोई भी छोटा सा डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कोई चीज ना समझी हो तो पूछ सकते हो। तो v dv by ds कब यूज करना है उसका भी मैंने आपको बताया था। ये तब यूज करना है जब v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, और ये तब यूज करना है जब v एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया हो। वैसे ही ओके, वैसे ही ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा तो ये यूज करो, ये ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिया हो तब यूज करो, ओके? सो आई थिंक हो जाएगा इतना। तो अब मॉड्यूल सारे बच्चे ओपन करो, ओके? एंड मैं पेज नंबर बता रहा हूँ, वो पेज नंबर ओपन करना। एवरीवन go to the page number 3.32, okay? Chapter 3, obviously page number 3.32. Can you see check your understanding 5? Check your understanding 5 सबको मिला? So yes, so check your understanding 5 में सब लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 अभी ट्राई करना है। चलो गिव इट अ ट्राई। क्वेश्चन नंबर 1 आपको 3 मिनट दे रहा हूं,
ट्राई दैट एंड लेट मी नो आपका आंसर क्या आता है। प्राइवेट पे मैसेज करना जो भी आंसर आया। पहला क्वेश्चन काफी सिंपल था, आई थिंक उसके बाद और बच्चों ने भी आंसर दिया, लाइक जतीन है, देन दिया, काव्या। ओके, अ विल इज एट रेस्ट, तो आपको पता है विल रेस्ट पे है, मतलब ओमेगा नॉट 0 है। उसके बाद बोला है इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बिकम 80 रेडियन पर सेकंड, मतलब आपका जो नया ओमेगा है वो हो गया 80 रेडियन पर सेकंड। ओके, आफ्टर 5 सेकंड, तो टी दिया है 5 सेकंड। और बोला है द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब थीटा फाइंड करना है, बराबर। सो वैसे तो इसके सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं लेकिन अपने ये फॉर्मूला लिस्ट में जाऊंगा। सबसे इजी तरीका आपके अकॉर्डिंग कौन से इक्वेशन को यूज करने का है? कैन यू टेल मी विच इक्वेशन शुड बी यूज टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? इक्वेशन 1 2 3 4 5 6, क्या लग रहा है? सोचो, बहुत सिंपल है। देखो मैंने बोला ना, इसको सॉल्व करने के तरीके बहुत है, बट सिंपलेस्ट तरीका आपको ढूंढना है। ओके, द सिंपलेस्ट तरीका। So the simplest tarika is to use the equation number 5. The simplest tarika is to use the equation number 5, which is the formula theta is equal to omega plus omega naught by 2 into t. क्या एग्री करोगे? आपके पास हो जाएगा 80 plus 0 मतलब 80 by 2 into 5, आंसर आ जाएगा 200 रेडियन। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर। सबको समझा? यस और नो? सबको समझा है यानी काफी सिंपल था। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ सारे बच्चे, एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 3। अगेन 2 मिनट देता हूं, चलो डू इट। तो क्वेश्चन नंबर 3 सबने अगर देखा होगा तो वहां बोला है कि एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा वो दिया गया है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, और बोला है फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एट, सो यू हैव टू फाइंड अल्फा एट थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है, सो सबसे पहले अगेन अपने फॉर्मूला लिस्ट में जाओ और देखो कि इस केस में कौन से पॉइंट पे, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए 1 से लेके 6 तक। ओके, सो 1 से लेके 6 तक कितने बच्चों को समझा कि सर हमें 6 पे जाना पड़ेगा फॉर्मूला में, है ना? हमें किस में जाना पड़ेगा? 6 में जाना पड़ेगा। ठीक है, 6 में जाने के बाद वो भी समझना है कि मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है अल्फा, और अल्फा फाइंड करने के लिए आई रिक्वायर 2 फॉर्मूला, या दिस और दिस। ओके, अल्फा के लिए 2 फॉर्मूला चाहिए, या तो मैं डी ओमेगा बाई डी टी यूज करूं, या तो दूसरा यूज करूं ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो अब ये बताओ कौन सा फॉर्मूला आपके लिए काम का होगा? फर्स्ट वन दैट इज डी ओमेगा बाई डी टी, या सेकेंड वन ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा? जिसको समझ गया उससे ये क्वेश्चन बन जाए। ओके, वेरी गुड। सो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा दूसरा, क्योंकि ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है बच्चा। सो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा? इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो सबसे पहले लिखो डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 थीटा प्लस 2। Therefore, d omega upon d theta at theta is equal to 1 कितना हो जाएगा? सो सब्स्टिट्यूट करो, 2 थीटा के पहले 1 डालो प्लस 2 डालो, प्लीज चेक करो, डिड यू गेट द आंसर इज 4? सबको 4 मिला यहां तक? यहां तक 4 आएगा, ठीक है। अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा ही हुआ है, ठीक है। सो आंसर 4 आया। अच्छा, अब ये जो ओमेगा है
आप ओमेगा को एट थीटा इज इक्वल टू 1 कैलकुलेट करो। सो थीटा इक्वल टू 1 कितना होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। प्लीज चेक, डिड यू गेट द आंसर इज 3। मिला सबको? डिड यू गेट द आंसर ऑफ ओमेगा एज 3 एंड डी ओमेगा अपॉन डी थीटा एज 4? यहां तक समझा है सबको? ओके, सिंपल है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। इट्स अ सिंपल सब्स्टिट्यूशन। ओके, therefore alpha is omega d theta upon d. Alpha is omega d omega upon d theta. Therefore alpha at theta is equal to 1 should be equal to, सबसे पहले ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय डी ओमेगा बाय डी थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, वो सब्स्टिट्यूट करो, वो होगा 4। So when you do 3 into 4, you will arrive at an answer of 12 radian per second square. Please check, did you get the answer option number C? सबको समझा? Everyone, please let me know. Did you understand this question? हाँ या ना? Yes. So अभी तक चैप्टर इजी लग रहा है या नहीं लग रहा? सच बताओ, अभी तक चैप्टर इजी है? यस और नो, है ना? तो मेक श्योर करो कि जितना नोट्स में लिखा है वो अच्छे से ओके पढ़ के आना नेक्स्ट टाइम, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर ऑफलाइन होगा। ओके, होमवर्क देता हूं, होमवर्क देता हूं, उसका डिस्कशन भी हम नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में करेंगे। ओके, मंडे को। सॉल्व एग्जाम्पल 5। Solve example 5, page number 3.29. ओके, पेज नंबर 3.29। इसके क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं बता देता हूँ। क्वेश्चन 1 करो, क्वेश्चन 2 करो, क्वेश्चन 3 करो, ओके, क्वेश्चन 4 करो, 5 करो, एंड फाइनली यू ट्राई क्वेश्चन नंबर 6। एंड दूसरा, चेक योर अंडरस्टैंडिंग 5 CYU5। आपने ऑलरेडी 1 and 3 कर लिया है, तो यू कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर 4, यू कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में द रेशियो ऑफ Q2 by Q1 बोला है, वो θ2 upon θ1 है। कॉमन सेंस यूज करना थोड़ा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, दैट्स इट। इतने क्वेश्चंस करने हैं। इज इट क्लियर? सिंपल है, बहुत ज्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 and 4 5 7 8। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। सी यू सून ऑन मंडे। ओके, टाटा, बाय बाय।